नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 23 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 23 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर ले। तो देखिए 18 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो चुकी है। यह किस समुदाय का प्रमुख पर्व है? तो ये भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के शरद पगारे को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये है शरद पगारे जी। इनको अभी हाल ही में साहित्य अकेडमिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। और इनके किस उपन्यास के लिए? तो ये गुलारा बेगम उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। देखिए शरद पगारे जी को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो शरद पगारे जी को जो बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है 2020 का व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था शरद पगारे जी को। और किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह चैंपियन बने हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह चैंपियन बने हैं। 16 एवं 17 मार्च 2024 को न्यू दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में ग्वालियर के निवासी 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह चैंपियन बने हैं। और प्रतिभागी 250 से अधिक खिलाड़ी 9 राज्यों से प्रतियोगिता का स्वरूप 7 चक्रों वाली स्विस लीग प्रणाली थी। ओजस्वी सिंह ने 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शानदार 6.5 अंक प्राप्त किए और प्रतियोगिता के विजेता बने हैं। और देखिए भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और भारत के जो दिग्गज चेस प्लेयर है विश्वनाथ आनंद, ये फीडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे। और विश्वनाथ आनंद को ही हमारे देश में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो ये चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए अभी हाल ही में 2023 में आपको याद होगा आर प्रज्ञानंद फीडे वर्ल्ड कप में फाइनल खेले थे और जो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है उनसे हार गए थे। ठीक है, आर प्रज्ञानंद जो है वो भारत के दूसरे प्लेयर है जो फाइनल फीडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस नदी में बढ़ते प्रदूषण पर केग की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है? तो ये शिप्रा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए केग ने रिपोर्ट जारी की है में शिप्रा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई गई है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्य सरकारी एजेंसियों के हस्तक्षेप के बावजूद शिप्रा नदी प्रदूषित बनी हुई है। बताया गया है कि शिप्रा उपबेसिन के कुप्रबंधन और भूजल के दोहन के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह कम हो गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय शहरी निकायों का अपशिष्ट नदी में प्रवाहित हो रहा है और औद्योगिक अपशिष्ट के अपर्याप्त उपचार नदी तल पर प्रदूषण के कारण शिप्रा जल और उसकी सहायक नदियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्योगों पर उचित और पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। और यह संभवतः पूरे मध्य भारत में नदी के क्षरण पर केग द्वारा किया गया पहला प्रदर्शन ऑडिट है। अगर यहाँ पर शिप्रा नदी की देखिए, यह प्रदेश राज्य की एक 12मासी नदी है और इसका उद्गम विंध्य पर्वतमाला में काकरी टेकड़ी नामक पहाड़ी से होता है जो धार के उत्तर में है और उज्जैन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है जिसमें से 93 किलोमीटर उज्जैन से होकर बहती है। यह मालवा पठार से होकर बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। धार्मिक महत्व की बात करें तो पुराणों या प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि शिप्रा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वराह अवतार के हृदय से हुई है। और इसके अलावा
शिप्रा के तट पर ऋषि संदीपनी का आश्रम है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने अध्ययन किया था। इसका उल्लेख न केवल प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बल्कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। और पवित्र शहर उज्जैन शिप्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। प्रसिद्ध कुंभ मेला इस शहर के घाट पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है, जो देवी शिप्रा नदी का वार्षिक उत्सव है। और अभी जो कुंभ मेला है ये कब लगने वाला है, तो ये लगने वाला है 2028 में, ठीक है। और देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक खान नदी है और एक गंभीर नदी है। तो शिप्रा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां याद रखिएगा, एक खान नदी, एक गंभीर नदी। और शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। और देखिए कैग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें जो प्रदूषण के कारण बताए गए हैं, अनुचित प्रबंधन और शिप्रा उपबेसिन में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह कम हो गया है। अनुपचारित सीवेज का नदी में विलय, औद्योगिक कचरे का अपर्याप्त प्रबंधन और नदी के किनारे प्रदूषण। शिप्रा और इसकी 2 सहायक नदियां कौन कौन सी, एक तो कान्हा और गंभीर नदियों के जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं किया गया। और देवास औद्योगिक क्षेत्र के भूजल में लोहा, कैडमियम, निकिल और सीसा के मानक कार्य सीमा से अधिक थे, लेकिन दोषी उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ऑडिट से यह भी पता चला है कि नगर निगमों द्वारा बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में नियमों के संबंध में दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए थे और कान्हा और शिप्रा नदियों के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण देखा गया था। और वृक्षारोपण की योजना जो है वो अप्रभावी थी और वृक्षारोपण की रिपोर्टिंग और स्थलों का चयन सही से नहीं था। एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नदी बेसिन से सटे उद्योगों को मंजूरी दी गई और कुछ इकाइयों ने बोर्ड को ऑनलाइन डिस्चार्ज मॉनिटरिंग रिपोर्ट, मासिक परीक्षण रिपोर्ट भी जमा नहीं की। तो ये प्रदूषण के प्रमुख कारण थे। और देखिए रिपोर्ट में इसको कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो देखिए इंदौर हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं देश का भी सबसे स्वच्छ शहर है, तो इससे निकलने वाली कान्हा नदी के प्रदूषित जल को शिप्रा में मिलने से सख्ती से रोका जाए। और अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो कान्हा नदी से प्रदूषित जल है इसको शिप्रा से मिलने में रोका जाए। और देखिए सेकंड उपाय क्या है, जल उपचार प्रक्रिया धार जिले से धर्मपुरी से शुरू होनी चाहिए और उपचारित जल का उपयोग कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। बात करें यहाँ पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की यानी केग की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है और इसकी टर्म लेंथ कितनी है, 6 ईयर और 65 ईयर्स, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और ये किस हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है कैग, तो ये 148 में है, ठीक है। और देखिए फरवरी 2023 तक भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। और राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। हमारे देश के पहले कैग कौन थे, तो ये वी हरि राव जी थे, जो कि इनका कार्यकाल 1950 से 1954 तक था। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। कल का हमारा क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये है अमरकंटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। कौन कौन सी, एक तो सोन नदी और नर्मदा नदी। और देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत की गई थी और इसकी जो आधारशिला है वो 2008 में रखी गई थी। विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या है, आदिवासियों की विरासत को संरक्षित करना, आदिवासी आबादी के लिए शिक्षा का मार्ग प्रदान करना और सामाजिक समूह केंद्रीय विकास मॉडल को तैयार करना। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है, इंदौर, भोपाल, रतलाम या बालाघाट। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।